नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। शाम के 7 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। स्वागत है आपका लाख टके की बात में। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की हर वो खबर जो देखना आपको जरूरी है, वो खबर जिसका सीधा मतलब आपसे, वो तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। इन 4 बड़ी खबरों को सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो हम आपके लिए लेकर आए। पहली बड़ी खबर तालिबान से जुड़ी है। 9/11 पर क्या है तालिबान का प्लान, बताएंगे आपको कि 20 साल बाद किस तरीके से तालिबान अमेरिका को एक और संदेश देने जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में सियासी महासंग्राम का मंगलवार। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति की तस्वीर किस तरीके से बदली जा रही है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी बड़ी खबर समंदर में दुश्मनों का संहार, एक बड़ी उपलब्धि सुरक्षा के मोर्चे पर, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए रक्षा मोर्चे पर। और चौथी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर बप्पा का इंतजार हो रहा है, तैयारी हो रही है गणेश उत्सव की। ये 4 खबरें दिखाएंगे हम आपको लाख टके की बात में विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे तालिबान की। जी हां, अमेरिका की वापसी हो चुकी है, तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन इस बीच मानो अमेरिका और तालिबान के बीच की जो जंग है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है। तालिबान का 9/11 प्लान क्या है, ये सबसे पहले आपको बताते हैं। और रात के अंधेरे में पंजशीर में किसने बम गिराया? किस देश के विमानों ने तालिबान को टारगेट किया? क्या अमेरिका ने पंजशीर में तालिबान के ठिकाने पर हमला किया? पंजशीर में पर्दे के पीछे हो क्या रहा? 20 साल चले लंबे संघर्ष और अमेरिकी सेना की वतन वापसी के बाद भी सुपर पावर अमेरिका और तालिबान आमने सामने। तालिबान के हवाले पूरे मुल्क को छोड़ने के बाद अमेरिका तालिबान पर निशाना साध रहा है, तो वहीं तालिबान भी अमेरिका को मिले अब तक के सबसे बड़े जख्म को फिर से ताजा कर रहा है। पंजशीर में तालिबान के ठिकाने पर हमले को लेकर अमेरिका सवालों के कटघरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर ये कि तालिबान 9/11 को अफगानिस्तान में अपनी सरकार का आगाज कर सकता है। मतलब साफ, तालिबान अमेरिका की जंग जारी। 11 सितंबर वो तारीख है जिस दिन अमेरिका को सबसे बड़ा आतंक का जख्म मिला। 9/11 हमले को अमेरिका कभी भूल नहीं सकता। 11 सितंबर को ही साल 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला किया गया था। इस साल 9/11 की 20वीं बरसी है। 9/11 की 20वीं बरसी पर तालिबान की तरफ से अहम संकेत दिए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक तालिबान 11 सितंबर को सरकार गठन का ऐलान कर सकता है। तालिबान का ये ऐलान अमेरिका को सीधी चुनौती हो। तालिबान 15 अगस्त को काबुल में आ गए थे। 31 अगस्त को अमेरिकन फोर्सेस वहां से चली गई थी, लेकिन अभी तक 1 हफ्ता हो गया वो अपनी सरकार नहीं बना पाए हैं। इतना आसान नहीं है अफगानिस्तान जैसे देश में सरकार बनाना। तालिबान ने अभी तक पहाड़ों में सिर्फ लड़ाई लड़ी है, कोई जिम्मेवारी की पोस्ट या काम नहीं संभाला है। 11 सितंबर 2001 यही वो तारीख है जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान पार्ट 1 के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हुआ था। 20 साल बाद फिर अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई, लेकिन तालिबान की सोच नहीं बदली। 9/11 के गुनहगार ओसामा बिन लादेन पर तालिबान का अहम बयान आया। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक 20 साल गुजर गए। अगर ओसामा 9/11 में शामिल था या उसका कोई रोल था तो अब तक सबूत क्यों नहीं सामने? अफगानिस्तान पर जंग थोपी, इसको जायज करार देने की कोशिश की। साफ तालिबान के तेवर वही। 20 साल में कुछ नहीं बदला। अमेरिका के खिलाफ तालिबान की नफरत बरकरार। ये नफरत क्या फिर 9/11 जैसे हमलों का सबब बनी? अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी तो हो चुकी है, लेकिन क्या ये हमेशा के लिए, या फिर अमेरिका को फिर अफगानिस्तान में आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? टी न्यूज नेशन। और अब बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां 2022 का चुनाव होना है और उससे पहले हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। आज का दिन यानी मंगलवार उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। 3 तस्वीरें या कहिए 3 खबर हम आपको दिखाते हैं। पहली खबर जीत का दलित ब्राह्मण फॉर्मूला, जिसका आगाज किया है मायावती ने, बीएसपी प्रमुख मायावती ने। जो दूसरी बड़ी खबर है वो अजदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी है। बिहार की तरह यूपी में क्या वाकई अजदुद्दीन ओवैसी सफल हो पाएंगे, ये ओवैसी के सामने, उनकी पार्टी के सामने बड़ा सवाल है। और तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या कहिए योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि सत्ता में एक बार फिर वापसी हो सके। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में मंगलवार का दिन इन 3 चेहरों के इर्द गिर्द नजर आया। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे
मायावती की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज आखिरी दिन था और जो अहम बातें कही उसका संकेत सीधा है कि मायावती या बीएसपी एक बार फिर 2007 वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ने जा रही है। सवाल यह कि यह फॉर्मूला 2022 में कितना सफल होगा। शंखनाद, मंत्रोच्चार, हर हर महादेव की गूंज, हर हर महादेव। त्रिशूल और शंख की भेंट के जरिए अभिनंदन। हम सबका आह्वान भगवान गणेश की मूर्ति और बीएसपी के चुनाव चिन्ह हाथी की भेंट। आलिया बहन जी का अभिनंदन और स्वागत करें। 2022 के महामुकाबले के लिए बीएसपी की ये हुंकार। लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने मिशन 2022 का आगाज किया। लोगों का जोश बता रहा है कि महामिशन की तैयारियों में बीएसपी कितनी आगे निकल चुकी है। प्रबुद्ध सम्मेलन मंच से मायावती ने ब्राह्मण समाज की सुरक्षा पर अहम बयान दिया। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ वे अन्य समाज के लोगों के साथ भी संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीएसपी का मिशन 2007 की सफलता को दोहराने का है। 2007 में बीएसपी को अपार सफलता दिलाने में ब्राह्मण समाज की अहम भूमिका रही थी। 2007 में बीएसपी ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को बीएसपी का टिकट दिया था, जिनमें से 41 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। मायावती सरकार में 10 ब्राह्मण नेताओं को जगह दी गई थी। इस बार प्रबुद्ध समाज की आधी आबादी को बीएसपी से जोड़ने के लिए खास रणनीति बनाई गई। पहले चरण के तहत शहरों में प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को भी तैयार किया जाएगा, जिनकी जिम्मेवारी हमने श्री एस.सी. मिश्र की पत्नी श्रीमती कल्पना मिश्रा की पूरी टीम को सौंप दिए है। बीएसपी की जीत का फॉर्मूला ब्राह्मण दलित गठबंधन। 2007 के बाद 2021 में बीएसपी का फोकस ब्राह्मण वोटर्स पर। सर्व समाज के हितों पर ध्यान के साथ बीएसपी प्रमुख ने जनता से प्रदेश की तस्वीर बदलने का भी वादा किया है। जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए। बच्चा बच्चा ये कहे कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दिया है। आने वाली नहीं इनके। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में यूपी के 74 जिलों में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ। आखिरी सम्मेलन में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने खुद मोर्चा संभाला। प्रबुद्ध वर्ग में बीएसपी के रेस्पॉन्स को देखकर विरोधियों की नींद उड़ी हुई। निखिल शर्मा, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो एक तरफ बीएसपी है जो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एंट्री हो चुकी है असदुद्दीन ओवैसी की, जो कह रहे हैं कि इस बार तो सत्ता की चाबी ही नहीं बल्कि सत्ता का चेहरा भी उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम ही होगा, यानी मुस्लिम सीएम। असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। यूपी के सियासी मिशन में असदुद्दीन ओवैसी का किरदार कितना अहम है? क्या ओवैसी यूपी के मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर खींचने में कामयाब होंगे? 100 सीटों पर ओवैसी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जिस जगह से ओवैसी ने पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज किया उसके कई मायने। राम की नगरी अयोध्या से ओवैसी रैली के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले अयोध्या की रैली में ओवैसी ने क्या कहा, सुनाते हैं। ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। क्या कहा उन्होंने?
रहे हैं, मेरे भाई अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे। और फैजाबाद की तारीख, इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? पेट में दर्द क्यों होता है? ओवैसी की रैली के पहले ही उनकी पार्टी के पोस्टर्स को लेकर विवाद छिड़ गया था। पोस्टर्स में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा हुआ था। अयोध्या बनाम फैजाबाद की जंग छेड़कर ओवैसी करना क्या चाहते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ओवैसी के टारगेट यूपी के मुस्लिम वोटर्स हैं। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 3,85,00,000 है। रामपुर में 49% मुस्लिम वोटर। सूबे की 70 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। 145 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की भूमिका बेहद अहम है। अब तक मुस्लिम वोट खुद को सेक्युलर कहने वाले सियासी दलों को मिलते रहे। AIMIM को मुस्लिम वोट क्यों मिले, इसके लिए ओवैसी की अपनी दलील है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैती हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में इनको इजाजत है। और इसमें पेट का दर्द क्यों हो रहा है? फैजाबाद अयोध्या के विवाद के जरिए ओवैसी ने यूपी में अपना सियासी पासा फेंक दिया। पुलिस ने पोस्टर पर टेप लगाकर नाम हटा दिया, लेकिन AIMIM यूपी में किस तरह की सियासत करेगी, इसके संकेत मिल चुके हैं। लेकिन क्या इस तरह की सियासत से ओवैसी को फायदा हुआ? अगर ओवैसी को फायदा हुआ तो सेक्युलर पार्टी को कितना नुकसान हुआ? वैसे मुस्लिम वोटर्स में ओवैसी फैक्टर्स को खारिज नहीं किया जा सकता। तेलंगाना के बाहर ओवैसी की सफलता मिली जुली रही। बिहार में ओवैसी के असर को देश देख चुका है। हालांकि बंगाल में ओवैसी फिसड्डी साबित हुई। अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, अयोध्या। तो देखिए असदुद्दीन ओवैसी के भी अपने दावे हैं। सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का, यानी लखनऊ का। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आलोक, जरा ये बताइए, एक तरफ ब्राह्मणों को साधने की कोशिश, दूसरी तरफ मुसलमानों को। उत्तर प्रदेश की जो चुनावी जंग है उसकी शुरुआत हो चुकी है और हर किसी की प्राथमिकता में सिर्फ और सिर्फ जाति। बिल्कुल, देखिए अनुराग, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक सबसे बड़ा अहम हिस्सा रहा है जाति राजनीति, धर्म की राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति। और वो सारे पहलू हम देखना शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे वो सारे रंग हमको यूपी की राजनीति का चुनावी जो रणनीति होती है वो देखने में शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं बीएसपी का, तो बीएसपी 2007 से लेके 2012 का जो मॉडल है उसको सामने रख करके चुनाव लड़ना चाहती है। वो ये बता रही है कि अब उसका एजेंडा विकास है, विकास को वो आगे बढ़ाएंगे। कानून और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उनकी प्रमुखता रहेगी। अब तक की जो सरकार है उनसे बेहतर करेंगे, ये मायावती का कहना है। और अगर हम दूसरी तरफ ओवैसी की बात करते हैं तो ओवैसी का साफ संकेत है और उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश में तभी गल भी पाएगी जब वो मुस्लिम वोटों की बात करेंगे, और जिसकी उन्होंने शुरुआत कर दी है। मुस्लिम ध्रुवीकरण वो साफ साफ नजर आ रहा है और उनको उसी में फायदा भी नजर आएगा, क्योंकि उसी भरोसे वो कुछ भी अगर पाएंगे तो सिर्फ मुस्लिम वोटों को लेकर के, जिसको वो लेकर चल पड़े हैं। लेकिन अगर सत्ता की बात करें, योगी सरकार के वापस आने की बात करें, तो यहाँ की जो रणनीति है, जितना विपक्ष डिवाइड रहेगा, जितने इसके अलग अलग हिस्से रहेंगे और उनकी जितनी दावेदारी मजबूत होगी, वो डिवाइडेड विपक्ष सत्ता को फायदा पहुंचाएगा। ये अलग बात है कि संगठन के हिसाब से और सरकार के हिसाब से बहुत सारी उपलब्धियां सरकार के पास है जो वो गिनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, तो बीजेपी के लिए ये एक उपलब्धि होगी कि अगर विपक्ष में बिखराव नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक पांडे जुड़ने के लिए हमारे साथ लखनऊ से और समझाने के लिए कि दरअसल में यूपी की सियासत किस तरफ जा रही है। उत्तर प्रदेश में वैसे भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बीजेपी भी शुरू कर चुकी है, हालांकि वो सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। सनातन संस्कृति की 5 सितंबर से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए थे। 5 सितंबर को प्रबुद्ध सम्मेलन में राज्य सरकार के साथ राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की ड्यूटी भी लगाई गई। प्रयागराज के सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल हुए।
बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर उत्साहित है, वहीं विपक्षी दल इसे नकल बताने में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो जातियों की सियासत नहीं करती, प्रबुद्ध किसी भी वर्ग का हो सकता है। बीजेपी इन तमाम वर्गों का ध्यान रखेगी। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात किसान आंदोलन की, जिन्होंने आज हरियाणा के करनाल में मिनी सचिवालय का घेराव किया। किसानों के आंदोलन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से किसानों ने हरियाणा के करनाल में पैदल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में किसान यहां पर एकजुट हुए, अपनी ताकत को जताने की कोशिश यहां पर की। लगातार किसानों की तरफ से मांग की जा रही है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसान से बात के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हर मुद्दे पर बातचीत कर मामले को सुलझाया जा सकता है।